नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 12 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल पर, उनको बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। बहुत सारे पेड कोर्सेज नजर आते हैं, जिनमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कोर्स है क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल का। इस कोर्स में जो भी आपको मिलता है वो सब न्यूज़पेपर से तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाया जाता है विद PDF। साथ ही ई बुक भी उपलब्ध है, वोकैबुलरी की ई बुक उपलब्ध है जो जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स हैं, एडिटोरियल वर्ड्स। और साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर की ई बुक भी अभी उपलब्ध वहां पे करवा दी गई है। पुराने एडिटोरियल्स के बैचेस भी हैं। अगर आपने कोई बैच मिस कर दिया हो तो आप पुराने एडिटोरियल्स के बैचेस ज्वाइन करके वो सारे एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है इंग्लिश सीखना। तो उसके लिए बहुत ही कारगर ये सब चीजें हैं। ये वाला बैच द हिंदू एडिटोरियल का लेटेस्ट बैच जो वेडनेसडे को स्टार्ट हम करेंगे, तो इसमें एडमिशन ओपन है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी आप देखेंगे कि चैनल पर सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन का बटन भी उपलब्ध है। तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की, और चैनल पर फिर मेंबरशिप लेने के बाद जो भी मेंबर्स बनेंगे उनके लिए एक खास फीचर रहेगा। उनको 5 वीडियोज वोकैबुलरी बिल्डिंग के हर महीने प्रोवाइड करवाए जाएंगे लाइव सेशन के थ्रू। जी हाँ, लाइव सेशन रहेगा, तो आप बात कर पाएंगे मेरे से, है ना। हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे कैसे वोकैबुलरी बिल्ड की जा सकती है। तो वहां आप जुड़ सकते हैं। वो एक बैच उपलब्ध भी करवाया गया है वहां पे, तो मेंबर्स के लिए वो खास अवेलेबल है, और उन्हीं के लिए खास कम्युनिटी पोस्ट भी अवेलेबल है। तो ये वाला जो एडिटोरियल है, ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म इसका टाइटल है। बहुत धीरे धीरे इसको लेकर चलेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि एडिटोरियल जब फाइनेंशियल आर्टिकल अगर हो, इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल हो, तो उसके लिए क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो देखो, सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म का मतलब है, सिग्नल का मतलब संकेत देना होता है, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद होता है। भी किसी भी चीज को आप पॉजिटिव तरीके से देखते हो तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। और सिग्नलिंग का मतलब संकेत करते हुए, तो यहाँ पे RBI ने जो कुछ भी कहा है तो वो सब संकेत दे रहा है आशावाद का, कि RBI जो है पॉजिटिव वे से सोच रहा है। इस प्रकार का ये कुछ आर्टिकल आपको बताएगा। तो आप लोग ये इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब रिवीजन करके आए होंगे, पिछले सारे सेशंस के वर्ड्स, सारे ग्रामर रूल्स, सब कुछ आपको याद होंगे। हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज की जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी चीजें हैं, हर एक चीज को नोट करेंगे आप लोग। सेशन को एंड तक जरूर देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रखा है। द RBI हैज यूज्ड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। RBI से पहले द आता है, RBI ने हैज यूज्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इट्स RBI के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। RBI ने यूज किया है अपनी नवीनतम, लेटेस्ट नवीनतम मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। मॉनेटरी पॉलिसी होता है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति जो रिव्यू मतलब पुनरावलोकन, री का मतलब पुनः, व्यू का मतलब देखना, तो पुनरावलोकन यहां पे इसने यूज किया है। किसके लिए? टू अनइक्विवोकली इंडिकेट। ये टू जुड़ा हुआ है इंडिकेट के साथ, और ये यहां पे आ रहा है एडवर्ब। हालांकि कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि इसको स्प्लिट इन्फिनिटिव कहा जाता है। जब टू और V0 के बीच में कुछ आता है तो ये स्प्लिट मतलब उसको डिवाइड कर देता है। ऐसा कई बार गलत मानते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मॉडर्न इंग्लिश में ऐसी गलतियां आजकल पूछी भी नहीं जाती हैं, आजकल अलाउड है, स्प्लिट इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, RBI ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति रिव्यू जो है वो यूज किया है। किसके लिए? अनइक्विवोकली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली। अनइक्विवोकली मतलब बिल्कुल क्लियरली, अनक्वेश्चनिंगली, है ना, बगैर इस पे कोई मतलब प्रश्न उठाए, कोई शक संदेह नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट क्या होता है? संकेत करने के लिए। दैट की इट विल प्रायोरिटाइज, इट यहां पे RBI के लिए है। विल प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना। आपके पास दो चीजें हैं, आप उन दो में से किसी एक को प्राथमिकता देते हो, इसका मतलब दूसरी चीज पर उसे आप तवज्जो देते हो, ठीक है। तो RBI क्या करेगा? विल प्रायोरिटाइज, वो प्राथमिकता देगा किस चीज को? द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रिवाइवल होता है पुनः सक्रियता, फिर से सक्रिय बनाने का प्रोसेस रिवाइवल कहलाता है। तो ये चाह रहा है कि RBI चाह रहा है कि हम लोग पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का रिवाइवल चाहते हैं, आर्थिक वृद्धि फिर से बहाल हो सके, ये चीज चाहते हैं। किस पर? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई फिलहाल सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, कम से कम इस साल के, ये जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है जो कि अभी 31 मार्च को एंड होगा, तब तक, उसके अंत तक तो ये होना ही चाहिए। एक बात समझिएगा, एंड से पहले दे रखा है,
अगर आप यहां बिगिनिंग होता है तो भी दे लगाते हैं, अगर मिडिल होता है तो भी दे लगाते हैं, एंड होता है तो भी दे लगाते हैं। लेकिन जब साथ में लेते हो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तो फिर वहां पे आप दे नहीं लगाते हैं। तो यहां तक क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि कम से कम इस वित्त वर्ष के अंत तक आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने अपनी नवीनतम जो मौद्रिक नीति है उसका इस्तेमाल किया है। किसके लिए यहां पे इस्तेमाल किया है, इसलिए कि वो इंडिकेट करना चाहता है, आरबीआई संकेत करना चाहता है कि आरबीआई का फिलहाल उद्देश्य ये है कि आरबीआई फिलहाल चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिवाइव हो। किस पर प्राथमिकता दे रहा है, महंगाई पर। ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने का बाद में, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना चाहते हैं। ये इसने नई मौद्रिक नीति जो है उसके माध्यम से ये बात समझानी चाहिए, और कम से कम इस वित्त वर्ष के अंत तक ऐसा हम करना चाहते हैं। ये इसका रुख सामने आया है। द बैंक रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो याद रखो आप, मौद्रिक नीति समिति, बहुत बार जब आरबीआई नाम आता है तब ये नाम आपको साथ में नजर आता ही है। बैंक का, किसका, आरबीआई का। रिकॉन्स्टिट्यूटेड, री का मतलब पुनः, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्मित करना, तो पुनः निर्मित, फिर से बनाई गई, और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि एमपीसी नाउन है, इसके लिए रिकॉन्स्टिट्यूटेड यूज किया गया है। ठीक है, तो आरबीआई की जो ये नई एक पुनः गठित समिति है एमपीसी, अब पुनः गठित इसलिए है क्योंकि इसमें नए 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। एक्सटर्नल होता है बाहरी, क्योंकि इसमें 3 नए बाहरी सदस्य हैं। तो इस समिति ने यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, पूरे मतलब एकमत होकर, ठीक है, सभी का विचार एक जैसा ही हो। तो सर्वसम्मति से इन्होंने क्या किया है, वोट किया है। किसके लिए, टू कीप पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। वोट किया है कि हम, बीएमपीसी की मीटिंग हुई होगी, मीटिंग में सदस्यों ने डिस्कस किया ब्याज दर पर, और लास्ट में सर्वसम्मति से एक डिसीजन निकाला कि हम लोग ब्याज दर को अपरिवर्तित रखेंगे, अनचेंज्ड रखेंगे। ठीक है, इवन एज इट कैटेगोरिकली स्टेटेड। कैटेगोरिकली का मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से, जो ये मतलब है वही इसका अर्थ है। ठीक है, अगर ये अन यहां से हट जाता तो इसका मतलब होता एम्बिग्यूअसली, संदिग्ध रूप से, अस्पष्ट रूप से। चूंकि अन लग गया तो ये स्पष्ट हो गया, तो ये भी स्पष्ट रूप से। इवन मतलब भी, इवन एज, इस स्थिति में भी कि जब इसने स्पष्ट रूप से, स्टेटेड का मतलब है वक्तव्य देना, कहना, एक्सप्रेस करना, इसने कहा दैट द आरबीआई वुड कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव स्टैंस। स्टैंस का मतलब होता है मनोवृत्ति, नजरिया, रुख। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है फ्लेक्सिबल स्टैंस, कि हम मार्केट की गतिविधियों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेंगे, हम कोई सख्ती से कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं उदारवादी जो रुख होता है, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टैंस। तो आरबीआई क्या करेगा, अब चूंकि आप देखिए कि कंजंक्शन से पहले यहां सेकंड फॉर्म है और यहां सेकंड फॉर्म है, तो आप देख रहे हैं कि यहां विल की सेकंड फॉर्म वुड का प्रयोग है। अगर ये कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म नहीं होती तो फिर वहां पे हम विल लगा देते। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि आरबीआई जो है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब कंटिन्यू करेगा किस चीज को, अकोमोडेटिव स्टांस। भी अभी तक भी आरबीआई का रुख कैसा रहा था, अकोमोडेटिव, कि मार्केट को देखकर ही निर्णय लिए थे, आगे भी हम ऐसा करेंगे। एज लॉन्ग एज, और कब तक करेंगे, जब तक कि, एक बात और ध्यान देने की योग्य है कि एज और एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, याद रखिएगा। एज के बीच और सो एज के बीच डिग्री हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब तक कि नेसेसरी टू रिवाइव ग्रोथ, जब तक कि ये जरूरी होगा, किसके लिए, ग्रोथ को रिवाइव करना। रिवाइव करने का मतलब वृद्धि जो है वो पटरी से उतर गई है ना। ये कोरोना काल क्या आया, ये लॉकडाउन क्या आया कि सब कुछ पटरी से उतर गया, डीरेल हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब ये कहानी फिर से ये बनाना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे ट्रैक पर लाना चाहते हैं, फिर से इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको बोलेंगे रिवाइव ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। और वो भी अगर पटरी पर आए भी ना, वो भी टिकाऊ स्तर पे आए। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए आई फिर गड़बड़ हो गया ना, टिकाऊ, ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल का टिकाऊ होता है। एंड मिटिगेट का मतलब कम करना, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी। और कोविड-19 का जो प्रभाव है, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, और इस प्रभाव का प्रभाव ये पड़ता है कि ये ऑन लेता है अपने साथ में, है ना। इंपैक्ट हो, इफेक्ट हो, जिनका मतलब प्रभाव है, और किस पर प्रभाव है वहां पे क्या लगता है, ऑन लगता है। तो अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रभाव है कोविड-19 का, उसको कम कर दिया जाए तब तक। एक बार फिर समझना, यहां से कह रहे हैं हम कि बैंक की जो पुनर्गठित समिति है, जिसमें 3 नए एक्सटर्नल मेंबर शामिल किए गए हैं, इसने सर्वसम्मति से वोटिंग डाली है, वोट किया है, किसके लिए, कि हम पॉलिसी रेट्स को, जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो हमारी ब्याज दर की नीति है, उसको अपरिवर्तित रखेंगे, चाहे इसने
स्पष्ट रूप से ये कह दिया हो कि आरबीआई जो है वह अपना अकोमोडेटिव स्टांस जारी रखेगा, कब तक, जब तक कि आवश्यक होगा। ठीक है, किसके लिए आवश्यक होगा कि बड़े एक टिकाऊ स्तर पर, है ना, एक स्थायी स्तर पर इकोनॉमी ग्रोथ रिवाइव हो और साथ में इकोनॉमी पर जो कोविड-19 का असर है वो कम हो जाए, तब तक हम ऐसा ही स्टांस अपना के रखेंगे। इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है अपरिवर्तित रखेंगे। ये आपने न्यूज पढ़ी होगी, अगर आप अखबार पढ़ते हैं आजकल, अगर फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं तो ये न्यूज पढ़ी होगी, वहां पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, इंटरेस्टिंगली मतलब ये काफी रुचिकर है। ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, एडवर्ब किसी सेंटेंस के शुरुआत में आ सकता है। इंटरेस्टिंगली का मतलब बहुत ही रुचिकर बात है, काफी मतलब एक रोचक बात है। क्या रोचकता है वो देखिए। द एमपीसी, ये क्या है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी से पहले द आ गया। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। क्या होता है? नन टू, इसका मतलब होता है नॉट वेरी। ये जो सटली दे रखा है ना, SUBTLY, इसका एक मतलब, इसका पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन सटली, बी को म्यूट रखें, बी का उच्चारण ना करें। दूसरी बात, इसको सटली बोलते हैं। सटली का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से, लेकिन यहां पे इसका मतलब चतुराई पूर्वक, क्लेवरली। ठीक है। टिल्टेड अवे, टिल्ट अवे का मतलब, टिल्ट क्या होता है? आपने कभी गाड़ियों में देखा होगा टिल्ट स्टीयरिंग आता है। टिल्ट का मतलब झुकना, थोड़ा सा झुकना। जैसे पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है सन की ओर, थोड़ी झुकी हुई है मान लो, उसको बोलते हैं टिल्टेड। तो ये कहना चाह रहा है कि रुचि का काफी रोचक बात है कि मौद्रिक नीति समिति है उसने नॉट वेरी सटली टिल्टेड अवे, कि इसने बहुत ज्यादा कहीं चतुराई पूर्वक अपने आप को झुकाया हुआ नहीं है। टिल्टेड अवे, अवे का मतलब क्या हो गया? दूर, कहीं दूर नहीं झुकाया हुआ, मतलब उसके नजदीक ही है। किससे? फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट। किस चीज से दूर? फ्रॉम, इससे। इट्स, ये आरबीआई के मतलब एमबीसी के लिए, इन्फ्लेशन महंगाई, टारगेटिंग जो भी लक्ष्य था, मैंडेट का मतलब यहां आप आदेशित कह सकते हो, रिक्वायर्ड जो भी जरूरी है वो कह सकते हो। ठीक है, तो जो भी इन्होंने महंगाई का लक्ष्य रखा था ना, उससे कहीं ज्यादा, लक्ष्य से कहीं ज्यादा दूर नहीं है। चतुराई पूर्वक किसने इस्तेमाल किया इसका? कैसे? बाय डाउन प्लेइंग। डाउन प्ले का मतलब क्या होता है? डाउन प्ले का मतलब होता है किसी के महत्व को कम समझना, किसी को कम करके आंकना, अंडर एस्टिमेट करना। चेन्नई एक्सप्रेस का डायलॉग याद करो, आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, वही है ये अंडर डाउन प्ले करके देखना। ठीक है, बाय डाउन प्लेइंग क्यों आया? क्योंकि प्रेपोजिशन का प्रभाव है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और वर्ब ऑब्जेक्ट बनने के लिए तैयार तभी है जब उसमें आप ING लगा देते हैं। द रिस्क, किसको डाउन प्ले करना? खतरों का, खतरों को डाउन प्ले करना। और खतरे कौन से? ऑन द प्राइस प्रेशर्स, जो कीमतों का दबाव है ना, उस पर जो खतरे हैं उसको डाउन प्ले करना। और ये फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा। तो अगर इस क्षेत्र की बात करें, अगर हम प्राइस प्रेशर्स के फ्रंट की बात करें, कीमतों के दबाव, कीमतों वाले क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर जो खतरे हैं ना उसको डाउन प्ले करके। When it assessed, जब इट, इसने, मौद्रिक नीति ने, समिति ने, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। जब इसने क्या किया? मूल्यांकन किया, देखा, परखा। किसको? दैट की सप्लाई शॉक्स। सप्लाई शॉक्स का मतलब आपूर्ति में जो शॉक, झटके लगे हैं। शॉक का झटका, सप्लाई का आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब यह है कि भी मार्केट में जो भी सामान चाहिए उसको पहुंचाना तो पड़ेगा ना वहां तक। लेकिन अभी क्या हुआ? लॉकडाउन लगा, कोविड-19 हुआ, डिमांड ज्यादा नहीं हुई, फिर सप्लाई भी एकदम से रुक गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह बाधित था। तो ये सप्लाई शॉक्स जो हैं वर मेनली रेस्पॉन्सिबल, वही शॉक्स, इसको देखकर वर है, वो मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। किसके लिए? फोर के लिए। फोर के साथ ING, कीपिंग इन्फ्लेशन अबव द टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस क्या होता है? सहनशीलता। बैंड का मतलब यहां पे लिमिट पढ़ लो, है ना, सीमा। फॉर मंथ्स मतलब महीनों तक। तो उसने क्या किया? ये जिम्मेदार है। सप्लाई शॉक्स जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है, महंगाई को थोड़ा सा ज्यादा रखा। एक तो सहन क्षमता होती है कि ठीक है आलू लेकर आए, आलू आजकल, जैसे मैं कल ही लेने गया था, आलू 30 रुपीज पर किलोग्राम हो गए।
है ना। मैंने इतने भाव नहीं देखे मेरी जिंदगी में, मैंने देखा था कभी 10 रुपए किलो, कभी 10 रुपए के 2 किलो, कभी 20 रुपए किलो, अभी 30 रुपए किलो हो गए आलू, है ना। गोभी लाने जाओगे तो आपको 60 रुपए किलो मिलेगी। तो ये महंगाई है, ये महंगाई आपकी सहनशीलता से। आपने एक्सपेक्ट करके गए थे कि आलू मुझे 20 रुपए किलो मिलेंगे, लेकिन आपने जाके पूछा भैया आलू क्या भाव है, तो आपने बताया कि 60 रुपए 30 रुपए किलो है। तो ये क्या है, आपका सहनशीलता का जो स्तर था 20 रुपए, उससे ऊपर चला गया और काफी महीनों तक चला। इसका कारण क्या था कि भाई आपूर्ति नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही। उससे पूछो भी महंगाई क्यों है भाई, आ रहे नहीं आलू, करें क्या। ये कारण है, ये कारण बताया इसने। बात समझ में आई मेरी? यहां तक समझाऊं फिर से? देखो बड़ी रोचक बात है कि एमपीसी जो कमेटी है उसने अपने आप को, देखो ये जो प्राइस प्रेशर्स का जो क्षेत्र है ना, ये जो कीमतों की दबाव, भी ज्यादा महंगाई हो रही है, इसका जो, इसको लेकर जो खतरे हैं, है ना, इसको डाउन प्ले करके, इसको कम समझकर, कहीं ऐसा नहीं है कि एमपीसी ने चतुराई पूर्वक अपने आप को दूर किया हुआ इस लक्ष्य से, ऐसा नहीं है। बात फिर समझना, बड़ी रोचक बात है कि एमपीसी ने, नन टू का मतलब हुआ नॉट वेरी, सटली मतलब चतुराई से, टिल्टेड मतलब झुकना, अवे का मतलब दूर, फ्रॉम किससे दूर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट मतलब जितना भी महंगाई का लक्ष्य रखा था, जो भी रिक्वायर्ड था उससे। कैसे? डाउन प्ले करके, कम समझ के, किसको? खतरों को कम समझ के। और खतरे किसको लेकर? प्राइस प्रेशर्स के फ्रंट को लेकर। और कब की बात है? जब इसने मूल्यांकन किया था, जब इसने जाना था कि भाई सप्लाई शॉक्स जो है वही जिम्मेदार हैं कि काफी महीनों से इसने महंगाई को, जो एक सहनशीलता का स्तर है, उससे ऊपर रखा हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो ये बड़ी रोचक बात है कि एमपीसी ने अपने आप को कहीं ज्यादा दूर नहीं रखा हुआ है महंगाई का जो लक्ष्य इसने रखा था उससे, है ना। और कैसे दूर रखा हुआ कि भाई इसने प्राइस प्रेशर का जो फ्रंट है उसमें जो खतरे हो सकते हैं उसको कम करके इसने समझ लिया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इसने देखा, जब इसने ये मूल्यांकन किया, पाया कि भाई सप्लाई के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी के कारण कई दिनों से, काफी महीनों से महंगाई जो है वो थोड़ी सी ऊपर बनी हुई है। क्लियर है? देखो इकोनॉमी आर्टिकल जो होता है थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम लोग इसके इर्द गिर्द आते नहीं हैं, हम लोग इसके साथ में मतलब काफी टाइम बिताते नहीं है ऐसे आर्टिकल्स के साथ, इसलिए प्रॉब्लम है। जिसके साथ टाइम ज्यादा बिताओगे उसी चीज के अनुरूप आप ढलेंगे, उसी चीज को आप समझेंगे, उसी चीज को आप जानेंगे। अगर आप दूर भागेंगे तो नहीं जानेंगे। वही प्रॉब्लम है कि ऐसे आर्टिकल्स बहुत कम होते हैं, ऐसे आर्टिकल्स हम बहुत कम पढ़ते हैं, इससे समझ थोड़ा कम आता है। कोई बात नहीं, करते हैं प्रयास। आगे देखें, दीज शॉक्स, ऐसे जो शॉक्स हैं, पहली बात तो दीज के साथ बहुवचन संज्ञा आती है, बहुवचन आ रहा है। अब ये शॉक्स आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? ये वाले शॉक्स जो आपूर्ति, मैंने समझाया ना कि भाई सप्लाई नहीं हो रही, ये जो शॉक्स हैं, इट पॉजिटेड, इट किसके लिए आ रहा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, इट किसके लिए आ रहा होगा? एमपीसी के लिए आ रहा होगा। पॉजिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड करना, प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना, ये सब होते हैं पॉजिट। पॉजिट के देख लो, पुट फॉरवर्ड, सबमिट, एजर्ट, प्रपोज, कहना, दृढ़ता से कहना। तो जो कि एमपीसी ने कहा, एक बार इसको छोड़ दूं मैं अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। दीज शॉक्स, ये जो आपूर्ति वाले जो शॉक्स हैं, झटके हैं, शुड डिसिपेट। ये भी शुड जो है ना, ये सलाह नहीं दे रहा, हमेशा शुड सलाह बताएगा ऐसा नहीं है। मॉडल्स को ध्यान से पढ़ लें, आप समझ में आपको आ जाएगा। शुड संभावना बताने के लिए भी आता है, ये संभावना बताने के लिए आ रहा है कि ये जो झटके हैं वो शायद डिसिपेट हो जाएं, शायद ये गायब हो जाएं। डिसिपेट का मतलब गायब हो जाना, वैनिश हो जाना, मेल्ट अवे हो जाना। एज द इकोनॉमी अनलॉक्स, कब? जब अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी। अभी जो लॉकडाउन के फेज चल रहे हैं उसमें पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगी अर्थव्यवस्था, तब हो सकता है कि ये झटके जो है गायब हो जाएं, आपूर्ति भी सही तरीके से होने लग जाए। सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड, और कब? जब सप्लाई चेन, एक आपूर्ति श्रृंखला भी होती है, भाई आपने सामान इसको दिया, उसने इसको दिया, उसने इसको दिया, उसने इसको दिया, ऐसे कोई चैन भी तो होती होगी कि वहां से वहां सामान पहुंचाना है। तो ये जब चीजें हैं वो रिस्टोर हो जाएं। रिस्टोर हो जाएं मतलब फिर से बहाल हो जाएं, जैसी स्थिति में पहले थे वैसा का वैसा हो जाने को बोलते हैं। रिस्टोर पैसिव वॉइस से आर के साथ थर्ड फॉर्म, जब ये बहाल कर दी जाएं। एन एक्टिविटी नॉर्मलाइजेज, और जो क्रियाविधि है, जो भी कार्य होते हैं मार्केट के, वो सामान्य हो जाएं। नॉर्मलाइज मतलब सामान्य हो जाएं, तब जाके हो सकता है। इसने ये बात रखी है एमपीसी ने कि ये जो झटके हैं, इसने कहा कि झटके जो हैं वो हो सकता है गायब हो जाएं। कब होंगे? जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुल जाएगी, जब एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी और सप्लाई चेन जो है वो रिस्टोर हो जाएंगी। क्लियर है? आगे आ जाओ। एज पार्ट ऑफ द शिफ्ट इन प्रायोरिटी, एज पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, भाग। शिफ्ट का मतलब परिवर्तन, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। ठीक है, तो प्रायोरिटी में बदलाव का जो पार्ट है उस रूप में,
प्राथमिकता जो भी आपने रखी, प्राथमिकता क्या रखी है आपने कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बहाल करेंगे, पहले इन्फ्लेशन वाली नहीं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो उस जो शिफ्ट आपके प्रायोरिटी में आया है उसके हिस्से के रूप में इट ऑल्सो मेड बोल्ड, अभी मेड बोल्ड का मतलब है साहसिक कदम उठाए हैं, बड़े ही मतलब कहें बोल्ड कदम उठाए हैं। तो इसने एमपीसी ने बोल्ड कदम उठाए हैं टू प्रोजेक्ट, प्रस्तुत करने के लिए, दर्शाने के लिए दैट की इट वुड स्टिक विद द अकोमोडेटिव स्टांस, क्या कि ये स्टिक विद का मतलब है चिपकी रहेगी, है ना, वही पालन करेगी। अकोमोडेटिव स्टांस जो बताया मैंने कि एकदम लिबरल होके हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट की स्थितियों को देखकर ही फ्लेक्सिबिलिटी से हम डिसीजन लेंगे, हमारा कोई डिसीजन ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, हमने रूल चेंज कर सकते हैं, ऐसा स्टांस हम बना के रखेंगे एटलीस्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कम से कम कब तक, वर्तमान जो वित्त वर्ष है तब तक, एंड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और कम से कम अगले वित्तीय वर्ष तक। अ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब, फॉरवर्ड का मतलब आगे, लुकिंग का मतलब देखने वाला, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन। तो एक आगे देखने वाला जो गाइडेंस है दैट इमीडिएटली प्रॉम्प्टेड, जिसने की, दैट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, इमीडिएटली तुरंत रूप से, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना, जिसने की प्रेरित किया है, वन ऑफ द न्यू मेंबर्स, जो नए मेंबर्स हैं उनमें से एक को, कौन है वो, जयंत आर वर्मा, ये नाम है उस व्यक्ति का, टू डिसेंट, डिसेंट का मतलब असहमति जताना, एंड वोट अगेंस्ट द वर्डिंग, जो भी एमपीसी की वर्डिंग थी, एमपीसी के जो मीटिंग हुई उसमें जो कुछ भी सामने आया उसके खिलाफ एक मेंबर गया, नाम था जयंत आर वर्मा। बात समझना फिर से। तो कह रहा है कि प्रायोरिटी में जो शिफ्ट है, जो भी इन्होंने प्राथमिकता बदली है अपनी, उस रूप में इसने एक बड़ा साहसिक कदम लिया है। और वो कदम क्या है, इसने कहा, एमपीसी की जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि भाई अभी भी हम अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू करेंगे, और कम से कम इस वित्त वर्ष तक और अगले वित्त वर्ष तक ऐसा हो सकता है कि हम इसी को लेकर कंटिन्यू चलें। अब कह रहा है कि जो एक ये फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है, आगे बढ़ाने वाला या आगे भविष्य को देखने वाले जो गाइडेंस है, जिसने तुरंत एक जो नए मेंबर्स, 3 मेंबर्स आए थे नए, उनमें से एक को असहमत कर दिया, है ना। इस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, उस मीटिंग में जो कुछ भी बातें हुई, उसने 2 मेंबर तो ठीक है, वो तो कह दिया कि ठीक है तुम कह रहे हो वही सही है, लेकिन एक मेंबर असहमत हो गए और उन्होंने क्या किया, वोट किया इसके खिलाफ, बाकी सबने वोट किया एक साथ, इसने किया उसके खिलाफ, ठीक है। तो लेकिन मेजोरिटी डिसीजन होता है, तो मेजोरिटी जिस पक्ष में थे वो डिसीजन सामने आ गया। व्हाइल वन विल हैव टू वेट, अब कह रहा है यद्यपि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं साहब क्योंकि यहां पे 2 क्लोज आपको मिलेंगे, और एक क्लोज में वाइल दे रखा हो तो इसका मतलब ये एडवर्सेटिव चीजें लेकर आया है, बिल्कुल उल्टी चीजें लेकर आया है। ये कहेगा कुछ अलग है, आगे वाली बात कहेगा कुछ अलग। यद्यपि वन मतलब किसी को भी, विल हैव टू वेट, इंतजार करना पड़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू क्या बताते हैं, कोई भी काम करना पड़ेगा, तो किसी को भी इंतजार करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर द माइन्यूट्स। माइन्यूट्स का मतलब होता है सूक्ष्म, डिटेल, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें होती है उसको माइन्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी को भी इंतजार करना पड़ेगा अगर उसको जानना है कि इस मीटिंग में कौन कौन सी चीजें यहां पे बातचीत हुई, किस किस बारे में, पहुंच जाते हैं ना ये एंकर, संवाददाता पहुंच जाते हैं, बताओ मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन कई चीजें ऐसे बताते नहीं है वो लोग, पब्लिक को पता नहीं चलती है। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर जानना चाहता है कि मीटिंग में हर एक पल की घटनाक्रम की जानकारी चाहता है, तो उस जानकारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। टू पॉसिबली ग्लीन, पॉसिबली संभावित रूप से, ग्लीन का मतलब इकट्ठा करना, देख सकते हो इतने सारे सिनोनिम है इसके। द ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या, जो भी इन्होंने कहा ना, कहते हैं ना, आपने अगर कोर्ट की हियरिंग देखी हो आपने, है ना, कोर्ट की सुनवाई वगैरह मूवीज में देखा होगा, कोई भी बात किसी को जमती नहीं तो कहता है ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, कहता है ना, वकील कह देता है कि ये बात मेरे जम रही नहीं है। वैसी चीज है कि इस व्यक्ति ने, 3 में से एक व्यक्ति असहमत हो गया। अब लेखक बता रहा है कि भाई किस किस मुद्दे पर असहमत हुआ, अगर आपको ये जानना है तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं उन बातों को कि कौन कौन से ऑब्जेक्शंस प्रोफेसर वर्मा ने यहाँ पे किए थे, उनके अगर जानना है तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब मार्केट्स एक्सपर्ट, अब ये कौन है, इनका परिचय, ये एक मार्केट के एक्सपर्ट है। हेड का मतलब इनके ऑब्जेक्शन कौन कौन से थे, है ना, द ऑब्जेक्शंस दैट प्रोफेसर वर्मा हैड। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो समझ में आ जाए कैसे जुड़ा हुआ है। तो मिस्टर प्रोफेसर वर्मा ने कौन कौन से ऑब्जेक्शन इनके पास थे, अगर ये जानना चाहते हो तो किसी को इंतजार करना पड़ेगा। यहां तक की बात हो गई। अब समझना एक नई बात, तो फिर भी, यद्यपि ऐसा, फिर भी द एमपीसीज मेजोरिटी व्यू, लेकिन एमपीसी कमिटी का जो मेजोरिटी व्यू था, जो बाकी के सदस्य थे जिन्होंने बातचीत करके एक वोटिंग की थी, क्या था वो,
ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योरिंग सुनिश्चित करना, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है। अ डविश पोजीशन, डविश क्या होता है, बड़ी शांतिपूर्वक। अकोमोडेटिव स्टांस बोल रहे हैं ना बार बार में कि हम मार्केट को देखकर निर्णय लेंगे, हम सख्ती से कदम नहीं बढ़ाएंगे, हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, उसी को डविश बोला है। तो इन्होंने जो एक व्यू था ना, इनका मेजोरिटी व्यू था, बाकी के जो सदस्य थे इस कमेटी के, बाकी ने कहा कि हम सुनिश्चित रखना चाहते हैं, हमारा अकोमोडेटिव स्टांस ही रखेंगे इंटरेस्ट रेट पर, और कम से कम 6 महीने तक। इस चीज ने हैज लेफ्ट, इस चीज ने, ये जो मेजोरिटी व्यू है, इस चीज ने हैज लेफ्ट इट लिटिल नियर टर्म लीवे, लीवे का मतलब गुंजाइश, लीवे का मतलब स्वतंत्रता, आजादी, देख सकते हो सिनोनिम दे रखे हैं। टू टेम, टेम का मतलब कंट्रोल करना, टेम का पालतू भी होता है, लेकिन पालतू में भी ये होता है हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ता है, जानवर कंट्रोल्ड हो गया तो वो पालतू है, कंट्रोल नहीं है तो हिंसक है, वाइल्ड है। प्राइस प्रेशर्स मतलब कीमतों का दबाव, तो इस चीज ने क्या है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है निकट भविष्य में, है ना। लिटिल दे रखा है ना, लिटिल से पहले कोई दे नहीं रखा आर्टिकल, इसका मतलब ना के बराबर, नेगेटिव हो गया, तो इसने कोई निकट भविष्य में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि हम कीमतों के दबाव को कंट्रोल कर सकें। बात समझ में आ गई क्या आपको? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बदलती तो ही शायद कुछ ऐसा होता, लेकिन अभी निकट भविष्य में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कीमतें बढ़ेंगी ही, महंगाई दिखेगी ही, आलू 30-40 होंगे ही। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना, क्या कह रहा है कि यद्यपि कोई भी व्यक्ति है उसको इंतजार करना पड़ सकता है कि मिस्टर प्रोफेसर वर्मा किस बात पर असहमत हुए, अगर वो जानना चाहता वो तथ्य है तो इसको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एमपीसी का जो भी इन्होंने सुनिश्चित किया है ना कि हम अकोमोडेटिव स्टांस ही अपनाएंगे, इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे कम से कम 6 महीने तक, तो इस बात ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि प्राइस प्रेशर जो बना हुआ है मार्केट पर, कीमतों का दबाव है, महंगाई बढ़ रही है, वो कम से कम 6 महीने निकट भविष्य में उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि वो परिवर्तित रहेगी या प्राइस प्रेशर कम होगा। आगे देखो, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, ये आरबीआई के गवर्नर का नाम है। वेंट टू ग्रेट लेंथ्स, ये वेंट टू ग्रेट लेंथ्स का मतलब हो गया इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी, काफी प्रयास किया, काफी दूर तक ले गए बात को, है ना, काफी स्ट्रेस डाला इस बात पर। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने काफी ज्यादा यहां पे इंफेसाइज किया है। इंफेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना, दैट की द करंट इन्फ्लेशन हम्प, हम्प का कुबड़ होता है, स्वेलिंग होता है ना, आउट ग्रोथ होती है, शरीर के बाहर जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं हम्प। किसी व्यक्ति के कुबड़ हो उसको हम्प, ऊंट के ऊपर देखा होगा हम्प होता है, वो हम्प। इन्फ्लेशन हम्प का मतलब हो गया महंगाई कुछ ज्यादा ही हो गई, है ना, ये हम्प भी महंगाई होनी थी यहां तक लेकिन पहुंच गई यहां तक, तो मैंने कहा ना जरूरत से ज्यादा उभार आ जाए उसको बोलते हैं हम्प, इसलिए इन्फ्लेशन हम्प बोला है। वो आया था ना टॉलरेंस बैंड से कुछ ज्यादा हो गया, सहनशीलता, मैंने कहा था ना आलू का उदाहरण दिया कि 20 सोच के गया 30 बताया अगले ने, तो ये हम्प है। क्या कह रहा है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जो है वो काफी ज्यादा मतलब इन्होंने जोर दिया, कहीं ज्यादा, कहीं बड़े स्तर पर जोर दिया, किस बात पर कि वर्तमान में जो महंगाई ज्यादा बढ़ रही है वो जो ट्रांजिएंट फिनोमिनन, वो एक क्षणिक प्रक्रिया है। ट्रांजिएंट होता है मोमेंटरी, क्षणिक, टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म, क्षणिक प्रक्रिया है। दैट नीडेड टू बी लुक्ड थ्रू, जिसको कि समझने की जरूरत है। लुक थ्रू का समझना, लुक थ्रू का जांचना, है ना, एग्जामिन और गो थ्रू, तो इसको समझने की जरूरत है। व्हेन टेकिंग मेजर्स टू सपोर्ट, जब आप कदम बढ़ा रहे हो, कब, जब आप कदम उठा रहे हो, किसके लिए, टू सपोर्ट द इमर्जिंग इंपल्सेज, सपोर्ट का मतलब समर्थन करने के लिए, साथ देने के लिए, किसको, इमर्जिंग, उभरते हुए, उठते हुए, इंपल्स का मतलब आवेग, मन में जो अचानक उत्पन्न होने वाली भावना है उसको बोलते हैं इंपल्स, अर्ज, है ना, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, कंपल्सन। एंड हेल्पिंग द इकोनॉमी रिटर्न टू इट्स फीट, हेल्प के साथ देखो V0 लगता है सीधा, हेल्प अपने बाद में V0 भी लेता है, 2 + V0 भी लेता है, लेकिन आमतौर पर जनरली आपको V0 मिलेगा, बेयर इंफिनिटी मिलेगा, रिटर्न है। एंड हेल्पिंग द इकोनॉमी रिटर्न टू इट्स फीट, रिटर्न टू इट्स फीट मतलब अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सके, क्या, अर्थव्यवस्था, उसमें हेल्प करने के लिए। एक बार फिर समझेंगे तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास काफी ज्यादा इन्होंने जोर दिया इस बात पर कि वर्तमान की जो महंगाई है और लिमिट से बाहर जो महंगाई है, हम का मतलब लिमिट से बाहर, है ना, वो क्षणिक प्रक्रिया है, क्षणिक सी एक बात है, ज्यादा कोई लंबी नहीं चलेगी, छोटी मोटी थोड़े समय के लिए चलेगी भाई, लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, और ये वो फिनोमिनन है, दैट इसके लिए आ रहा है, ये वो फिनोमिनन है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें जरूरत थी थोड़ा समझने की, थोड़ा जांचने की, थोड़ा एग्जामिन करने की। कब, जब आप कोई स्टेप ले रहे हो इमर्जिंग इंपल्सेस को सपोर्ट करने के लिए, या फिर स्टेप ले रहे हो किसके लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए, अगर आप स्टेप ले रहे हो उसके लिए। आगे बढ़िए। थ्रू अ सीरीज ऑफ लिक्विडिटी, थ्रू का मतलब हो गया के माध्यम से, अ सीरीज का मतलब श्रृंखला, लिक्विडिटी का मतलब कैश, एनहांसिंग का मतलब बढ़ाना। आप कैश बढ़ाना चाहते हो, लिक्विड तरलता को बोलते हैं, तो कैश मान लो नगदी, नगदी को बोलते हैं, तो थ्रू का माध्यम से, सीरीज श्रृंखला,
तो एक तो यहां पे देखो श्रृंखला कौन कौन सी, एक सीरीज इसकी कि आप लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करते हो, ये एक प्रयास। दूसरा, क्रेडिट फ्लो सपोर्टिव स्टेप्स। क्रेडिट फ्लो का मतलब लोन आसानी से मिल जाए या पैसों का प्रवाह मार्केट में सही बना रहे। फ्लो का मतलब प्रवाह, सपोर्टिव का मतलब साथ देने वाले, स्टेप्स का मतलब कदम। मार्केट में कैश का लेन देन चलता रहे, मार्केट में पैसों का लेन देन प्रवाह चलता रहे, इस माध्यम से द सेंट्रल बैंक रीइटरेटेड। रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, किसी बात को फिर से कहना। तो सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई। ये प्रश्न कभी मेरे टाइम पे जब मैं तैयारी करता था उस समय पूछते थे कई बार कि आरबीआई का दूसरा नाम क्या है, तो ये केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। आजकल तो नहीं आता होगा। तो सेंट्रल बैंक ने ये बात रीइटरेट की है, ये बात इन्होंने फिर से दोहराई है। इट्स कमिटमेंट टू, इसका जो कमिटमेंट है, इसकी प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता कौन सी? प्रतिबद्धता मेंटेन करने की। अब समझना, कमिटमेंट के साथ टू लगा हुआ है इसलिए ये आईएनजी है। कहीं आप ये मत समझना टू के साथ आईएनजी नहीं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके साथ आईएनजी है। ये मेंटेन करना, स्टेबिलिटी, स्थिरता इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों में, एट ए टाइम, उस समय पर, व्हेन, जब, ये टाइम के लिए आता है। द रिसोर्सेज स्ट्रेप्ड, स्ट्रेप्ड का मतलब डेप्राइव्ड, डिवॉइड, वंचित। रिसोर्स डिप्राइव्ड का मतलब जहां रिसोर्सेज से वंचित है, रिसोर्सेज है ही नहीं, संसाधन है ही नहीं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास, आर एक्सपेक्टेड, उनसे ये चाहा गया है, टू रिजोर्ट में टू लगता है, इसका मतलब होता है हैव रिकोर्स टू, सहारा लेना, अंतिम रूप से आश्रय लेने को बोलते हैं हैव रिकोर्स टू। ठीक है। सब्सटेंशियली, कंसिडरेबली, बहुत बड़े स्तर पर, सिग्निफिकेंटली, हायर लेवल्स, उच्च स्तर, किसके? बोरोइंग, कर्ज लेने के। टू मीट देयर स्पेंडिंग नीड्स, मीट का मतलब पूरा करना है, यहां पे मिलना नहीं है। स्पेंडिंग का मतलब खर्चे से मतलब है, नीड्स का आवश्यकता, जो आप जो खर्चा करना चाहते हो उसके लिए कर्ज लेने का कह रखा है। एक बार फिर समझना, ये कह रहा है कि देखो, एक तो यहां पे भी सेंट्रल बैंक ने, यहां से पढ़ो, केंद्रीय बैंक ने दोहराया है, और दोहराते हुए उसने पहले बताया है कि एक तो इस माध्यम से कि हम एक तो लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, दूसरा मार्केट में कैश का फ्लो होता रहे उसको सपोर्ट करने वाले स्टेप्स उठाएंगे। इसके माध्यम से सेंट्रल बैंक ने कहा है, अपना प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है कि हम वचनबद्ध हैं, हम प्रॉमिस करते हैं क्या, कि हम वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये करते हुए कहा है उस समय जब ना तो केंद्र सरकार के पास पैसा है ना राज्य सरकार के पास पैसा है ना। तो ऐसे समय में जब ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनसे ये चाहा गया है या फिर लगता है ऐसा कि ऐसा ही होगा, ये पैसिव वॉइस हो गया, दोनों सरकारें हैं तो आर प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, कि ये क्या करेंगे, ये सहारा लेंगे, कर्ज लेंगे बहुत ज्यादा। किसके लिए? क्योंकि इनको खर्चा तो करना ही है, खर्चे तो कम नहीं हुए हैं, तो खर्चे कम नहीं है और इनकम इतनी है नहीं, तो क्या करें, कर्ज लें। तो ये सरकारें भी यहाँ पे कर्ज लेंगी ताकि इनकी जो भी व्यय की आवश्यकताएं हैं, खर्चे की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सके। आगे देखिए, देयर कैन सर्टेनली बी नो आर्ग्यूमेंट। अब ये देखो, ये नो आर्ग्यूमेंट सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे कैन इसी को देखकर है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है। तो कह रहा है कि निश्चित रूप से यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, इस स्तर पर, दैट द इकोनॉमी नीड्स ऑल द सपोर्ट, की अर्थव्यवस्था को जरूरत है सपोर्ट की। इट कैन गेट, वो सपोर्ट जो कि ये प्राप्त कर सकता है, टू रिकवर फ्रॉम इट्स 23.9% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इट कैन गेट, वो सपोर्ट जो कि ये प्राप्त कर सकती है, किससे? रिकवर करने के लिए, फ्रॉम इट्स 23.9% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन। एस्टिमेटेड क्या होता है? पूर्व अनुमानित। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? संकुचन। ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहला तिमाही। कितने तिमाही होते हैं? 4। फाइनेंशियल ईयर में 4 तिमाही। अप्रैल मई जून पहला, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, जनवरी फरवरी मार्च, यह हो गया 4th। इस प्रकार से बोलते हैं 4 तिमाही। तो कह रहा है कि पहली तिमाही में सोच रखा था कि इतना संकुचन होगा, इतना घाटा लगेगा, इससे उबरने के लिए। समझ रहे हो? फिर समझना कि निश्चित रूप से ऐसी कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता है इस समय पर कि इकोनॉमी को जरूरत है सपोर्ट की। ये तो बात निश्चित है, काहे का तर्क इसमें कि इकोनॉमी को सपोर्ट की जरूरत है, इकोनॉमी कमजोर हालत में है, पक्की बात है, इकोनॉमी को सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, जो कि ये प्राप्त कर सकता है ना। सपोर्ट इट कैन गेट, किसके लिए सपोर्ट चाहिए? क्योंकि इसको जो पूर्व अनुमानित एक घाटा है कि पहले तिमाही में यहां पे 23.9% अनुमानित रूप से संकुचन होगा, इससे उबरना है इकोनॉमी को, तो इसके लिए इसको सपोर्ट की जरूरत है। द आरबीआई सीज ए ग्रेजुअल रिकवरी। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, आरबीआई से लग रहा है, आरबीआई देखता है धीरे धीरे रिकवरी, है ना।
फोरकास्टिंग, अनुमान लगाते हुए। फोरकास्ट क्या होता है? पूर्वानुमान। एक बात ध्यान रखना, फोरकास्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट ही होती है, ईडी नहीं लगता है। ऐसा ही ब्रॉडकास्ट में, ऐसा ही आप केबल कास्ट में भी कर सकते हो, टेलीकास्ट में भी कर सकते हो। जहां भी कास्ट है वहां पे फॉर्म ईडी नहीं लगेगा, सेम लगती है। आरबीआई यहां पे ग्रेजुअल रिकवरी देखता है। फोरकास्टिंग का मतलब पूर्वानुमान लगाते हुए। अब मार्जिनल ग्रोथ, मार्जिनल मतलब आंशिक ग्रोथ, वृद्धि कितनी? 0.5%। किसमें? चौथी तिमाही में। दैट वुड नैरो, जो क्या होगी? कम करेगी। नैरो का मतलब कम करना, संकीर्ण कर देना। द फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन, जो पूरे साल का संकुचन है वो यहां पे कम कर देगी और कहां तक ले आएगी? 9.5% तक। एक बार फिर समझना, आरबीआई को दिखाई क्या दे रही है कि रिकवरी तो होगी लेकिन धीमी रिकवरी है। कैसे? इस बात का पूर्वानुमान लगाया है आरबीआई ने कि चौथी तिमाही में 0.5% की थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी। आधा वृद्धि, थोड़ी सी, आधा, 1/2 वृद्धि होगी, है ना। और ये जो वृद्धि है वो पूरे साल के जो संकुचन था ना उसको उठा के लेकर आ जाएगी 9.5% तक। इट इज द इन्फ्लेशन, तो ये कह रहा है वो महंगाई ही है। ये यहां पे स्ट्रेस डालने के लिए इसका प्रयोग यहां पे किया गया है। ये महंगाई ही है। अजम्पशंस का मतलब पूर्वानुमान, तो महंगाई को लेकर जो पूर्वानुमान है वही है। हाउएवर दैट कोज डिस्क्वाइट, जो कि यहां पे डिस्क्वाइट मतलब बेचैनी, रेस्टलेसनेस, है ना। क्वाइट का शांति होते, डिस लगा दिया पहले प्रीफिक्स तो बेचैनी हो गई। कोज का मतलब कारण बनना, तो जो कि बेचैनी का कारण बन रही है। बात समझ में आ रही है? महंगाई के पूर्वानुमान क्या है? महंगाई रहेगी कम से कम 6 महीने। कहा था ना इन्होंने कि भाई ये तो पता लग गया, गुंजाइश है नहीं, इंटरेस्ट रेट तो चेंज की नहीं, तो पक्का महंगाई का जो प्रेशर है, प्राइस प्रेशर है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये कह रहा है कि महंगाई के जो पूर्वानुमान है वही वो चीज है जो कि यहां पे कारण बन रही है बेचैनी का। आगे देखिए, फ्रॉम अ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अनुमान को बोलते हैं, गैस को बोलते हैं। तो जो आपने एक गैस लगा रखा था 6.8% का Q2 के लिए, दूसरी तिमाही, कौन सी हो दूसरी तिमाही? जुलाई अगस्त सितंबर वाली। तो जुलाई अगस्त सितंबर के लिए आपने जो एक पूर्वानुमान लगा रखा था कि 6.8% का अनुमान लगा रखा था। सीपीआई इन्फ्लेक्शन, ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये एक सूचकांक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसका जो इन्फ्लेशन है इज पॉजिटिव टू, पॉजिट पढ़ा था ना, पुट फॉरवर्ड करना, सजेस्ट करना, तो इसको दर्शाया गया है कि शार्पली इज 5.4% इन Q3। तो ये जो है वो Q3 में मतलब Q3 के अंदर 5.4% तक कम हो जाएगा और Q4 में कहां चला जाएगा? 4.5%। अब ये आंकड़े हैं जो समझने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो कह रहा है कि जो अनुमान था ना कि Q2 के अंदर प्रोजेक्शन था 6.8%, तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उसको दर्शाया गया है कि ये काफी तेज गति से यहां पे नीचा गिरेगा और 5.4% Q3 में जाएगा और Q4 में जाएगा तो 4.5% हो जाएगा। ये सीपीआई इन्फ्लेशन की बात है, ये महंगाई की बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो महंगाई दर्शाई जाती है उसकी बात है। इन ओवरलुकिंग द रिस्क, ओवरलुकिंग का मतलब अनदेखा करते हुए, ओवरलुक का मतलब अनदेखा करना, तो ओवरलुक करते हुए रिस्क को, दैट द परसिस्टेंस ऑफ सप्लाई, परसिस्टेंस का मतलब सतत रूप से बना रहना, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, बोटलनेक्स का मतलब रुकावटें, बाधाएं। तो कह रहा है इस चीज में कि आप इन खतरों को दरकिनार कर रहे हो, खतरों को आप देख नहीं रहे हो, खतरों को डिसरिगार्ड कर रहे हो, खतरों की अवहेलना कर रहे हो, खतरों को देख, कह रहा डाउन प्ले करना आया था ना उसके अंदर। तो खतरों को ओवरलुक करने में खतरे कौन कौन से? एक तो ये कि सप्लाई के अंदर बाधाएं लगातार बनी रहेंगी। दूसरी क्या है? कोस्ट पुश प्रेशर्स फ्रॉम हायर टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स। कोस्ट पुश प्रेशर, कीमतों का जो प्रेशर है, बढ़ेगा जो कीमतें, किससे? फ्रॉम हायर टैक्सेस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फ्यूल पर टैक्स ज्यादा होंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन, और तीसरी बात क्या है? खाद्य कीमतों की जो महंगाई है उसके बढ़ने की संभावना है वो। बिकमिंग एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस का मतलब इनग्रेन्ड हो जाना, स्थापित हो जाना, बिल्कुल सटीक सुदृढ़ता से स्थापित हो जाना। तो ये सब चीजें जो है ना, पोज, ये यहां पे पोज करते हैं। अब ये पोज यहां पे आ रहा है ना, इन सब को देखकर आ रहा है, इन सब ये सब्जेक्ट को देखकर आ रहा है। टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, तो जो भी आपका नजरिया है प्राइसेस को लेकर, उसके लिए ये पोज करता है, पोज का दर्शाना होता है। द आरबीआई हैज क्लियरली सॉट टू टॉक अप कॉन्फिडेंस। टॉक अप का मतलब कुछ इस तरीके से बात करना जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, कुछ ऐसी बातें करना जो कि काफी आकर्षक लगे, उसको टॉक अप बोलते हैं। तो आरबीआई ने स्पष्ट रूप से चाहा है कि कॉन्फिडेंस दर्शाए अपनी बातों में। एक बार फिर समझना, तो यहां तक तो बात हो ही गई थी। तो ये कह रहा है, आरबीआई ने क्या कहा है कि हम जो ये खतरे हैं ना कि लगातार सप्लाई बोटलनेक्स बने रहेंगे, सप्लाई में बाधाएं जो हैं
वो परसिस्टेंस उसका रहेगा, रुकावटें बनी रहेगी इसको ओवरलुक करने में कि हम अनदेखी कर रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहेंगे, है ना। कॉन्फिडेंस कैसे दर्शाया है, इसने कहा है ये प्रॉब्लम्स है, क्या छोटी मोटी बातें हैं, हम देख लेंगे। दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है उस पर टैक्स बढ़ेगा तो उससे कीमतों का दबाव बढ़ेगा, इसको दरकिनार करते हुए। और जो पॉसिबिलिटी ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन है और जो ये है कि खाद्य महंगाई बढ़ेगी उसको दरकिनार करते हुए, है ना। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से इन ओवरलुकिंग द रिस्क, तो ये जो रिस्क हैं इनको ओवरलुक करने में कौन कौन से रिस्क बता दी। बिकमिंग एंट्रेंस्ड, जो कि अब सुदृढ़ हो, मतलब दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि ये महंगाई रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये तो चीजें हैं। पोज टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, तो ये कह रहा है कि जो प्राइसेस के प्रति नजरिया आपका है उसके प्रति जो रिस्क हैं, जो भी रिस्क ये पोज करता है, पर दर्शाता है, जो भी रिस्क हैं उनको ओवरलुक करते हुए आरबीआई ने थोड़ा समझने की जरूरत है कहां से क्या उठाया है। ये रिस्क है सब्जेक्ट, इसको देखकर है ये वर्ब। तो वो खतरे जो कि प्राइसेस के प्रति नजरिए, जो आपका नजरिया है प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करोगे, आपका जो आउटलुक है उसके प्रति जो रिस्क यहां पे खड़ी है, रिस्क जो प्रस्तुत कर रखी है ना, जो सुदृढ़ रिस्क, मतलब यहां पे जो सब चीजें सुदृढ़ हो चुकी हैं या फिर दृढ़ता से स्थापित हो चुकी हैं कि रिस्क तो है ही है, इन सारी रिस्क को ओवरलुक करते हुए आरबीआई ने क्लियरली ये चाहा है कि हम बातचीत में तो कम से कम कॉन्फिडेंस दिखाएं। जो मीटिंग हुई है उससे कम से कम ये चाहते हैं कि जो भी मार्केट है वो इनकी बातों से कॉन्फिडेंट रहे कि आगे भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए कहा था सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म, कि इन्होंने आशावाद का संकेत दिया था। बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, यहां रिवीजन की बात करेंगे। एंट्रेंस्ड का मतलब बताया मैंने, इनग्रेन्ड होता है, पूरी तरीके से सुदृढ़ रूप से स्थापित होता है, तो एक नंबर को जोड़ दीजिए सी से। फिर दूसरा है आउटलुक। आउटलुक का मतलब क्या होता है, आउटलुक का नजरिया होता है, तो यहां पे क्या है, प्रोस्पेक्ट, संभावना है। खैर वहां पे वो नजरिया भी नहीं है, संभावना है। ये देखो यहां पे इसको आउटलुक को संभावना पढ़ सकते हैं आप, कि जो भी प्राइसेस के संभावना को लेकर, जो भी कीमतों के संदर्भ में जो कुछ भी होने वाला है उसके प्रति जो रिस्क है, तो ये प्रोस्पेक्ट कह रहा है। ओवरलुक का मतलब क्या है, ओवरलुक का अनदेखी करना है तो मिस करना है, ठीक है। तो 2 नंबर को जोड़ देंगे किससे, ई से, और 3 को जोड़ देंगे ए से। फिर सब्सटेंशियली का मतलब कंसिडरेबली होता है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से, और इंपल्स का मतलब आवेग होता है, तो ये डी अर्ज से। तो ये आपका रिवीजन हुआ। आज हम ट्रांसलेशन और प्रीपोजिशन वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए, और अब कल बात करेंगे इस बारे में। तो ये था आज का एडिटोरियल आपका, आप जरूर से इसे शेयर कर दें। एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा मैं आपके सामने कि YouTube पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन बटन वहां पे अवेलेबल करवा दिया गया है आपके लिए, ताकि आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मुझसे जुड़ सकें। एक मंथ में 5 हम सेशन, विशेष सेशन होंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग के। वहां हम जानेंगे कैसे आप वोकैब को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप वर्ड्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।